गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। ये सुपर कंडक्टिविटी मेटल्स या जो अलॉय होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती है। और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? धातुएं, मेटल्स, अलॉय, मिश्र धातुएं, इनको हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठंडा करने का मतलब इनके तापमान में कमी करते जाएंगे, टेम्परेचर को डाउन करते जाएंगे। और टेम्परेचर को इतना कम कर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो जीरो हो जाती है और कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होगा? वी नो डैट सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। रो की वैल्यू यदि मैं जीरो रखता हूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी या अति चालकता। और ऐसे जो मटेरियल होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास अति चालक पदार्थ या सुपर कंडक्टर। अति चालक पदार्थ या फिर क्या कहलाते हैं? सुपर कंडक्टर। ये छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बनता है, व्हाट इज द सुपर कंडक्टर या व्हाट इज द सुपर कंडक्टिविटी। सुन लो पहले हिंदी मीडियम वाले। कुछ धातुएं तथा मिश्र धातुओं को ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता शून्य व चालकता अनंत हो जाती है। ऐसे मटेरियल हमारे पास अति चालक पदार्थ कहलाते हैं। व इस गुण को अपन क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। व्हेन वी reduce the temperature of metals and alloy, then at a particular temperature the resistivity is zero and conductivity is infinite. This type of material is known as superconductor and this property is known as superconductivity. ओके ऐसे जो मटेरियल होते हैं वो सुपर कंडक्टर, और ऐसे जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। ये जो आपके पास अति चालकता का गुण पाया जाता है मोस्टली ये 0 से 10 केल्विन के बीच में पाया जाता है। और एक साइंटिस्ट थे ऑनेस, जिसने सबसे पहले इस चीज़ को बताया था। साइंटिस्ट ऑनेस ने कि 4.2 केल्विन पर 4.2 केल्विन पर जो हमारे पास पारा होता है मरकरी, ये सुपर कंडक्टिविटी को शो करती है। किस टेम्परेचर पर? 4.2 केल्विन पर। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये बोर्ड में। मरकरी या पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है? आपका आंसर होगा 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर आपके पास सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। किस साइंटिस्ट ने बताया था? ये ऑनेस साइंटिस्ट ने बताया था। क्लियर है? ध्यान रखोगे। मरकरी का कितने टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी होती है? आपका आंसर होगा 4.2 केल्विन। और जिस टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी शो होती है इसे अपन बोलते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। जिस ताप पर आपके पास अति चालकता का गुण प्रदर्शित होता है, अति चालकता का गुण जिस टेम्परेचर पर प्रदर्शित होता है उस ताप को अपन क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। क्लियर है बच्चों? एक चीज़ और देखो, बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपके पास। जब भी सुपर कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी के अंदर हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी की यदि बात करते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी के अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होने के कारण इस प्रभाव को अपन बोलते हैं मेसनर प्रभाव। मेसनर प्रभाव, मेसनर इफेक्ट। एक नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखना, व्हाट इज द मेसनर इफेक्ट? इन द पोजीशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, या अपन ऐसे कह सकते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज 0, दिस इज नॉन एज मेसनर इफेक्ट। मतलब अति चालकता के गुण की स्थिति में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से डिनोट करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाता है। इस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? मेसनर प्रभाव कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने 3 तरीके के मटेरियल सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़े होंगे। पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा आपने पढ़ा होगा अनुचुंबकीय, और तीसरा पढ़ा होगा लो चुंबकीय। ठीक है, डाई, पैरा और फेरो। तो डाई में आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, डाई मैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वास्तविक स्थिति में अति चालकता की स्थिति में जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं। बाकी जब अपन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसमें काफ़ी डिटेल के अंदर अपन प्रतिचुंबकीय पढ़ेंगे, किस कारण से ये प्रतिचुंबकीय होता है। आपने केमिस्ट्री में केवल डेफिनेशन पढ़ी है,
अपन इसका रीजन भी पढ़ेंगे कि प्रतिचुंबकीय का मुख्यतः रीजन क्या होता है या किस कारण से ये जनरेट होता है, इसके बारे में अपन खूब डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अभी तो वापस आ जाओ यहीं पे। अगर मेसनर प्रभाव पूछता है तो अति चालकता की स्थिति में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेसनर प्रभाव कहते हैं। अब ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है, पहला उपयोग इनका किया जाता है सुपर कंप्यूटर बनाने में। सुपर कंप्यूटर बनाने में जो भी हमारे पास जिनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है कंप्यूटर्स की, वो सारे सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इन सुपर कंप्यूटर्स में अपन इसका यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज जो किया जाता है 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने के लिए 10 टेस्ला तक, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला होता है, 10 टेस्ला, इतने अधिक चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। छोटे और दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, छोटे व दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, मतलब स्मॉल होने चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, मोर एफिशिएंसी। ऐसे जो ट्रांसफ़र होते हैं उनका अपन ऐसे ट्रांसफार्मर के लिए क्या करते हैं, जो छोटे होते हैं स्मॉल और एफिशिएंसी जिनकी ज़्यादा होती है, ऐसे ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अपन सुपर कंडक्टर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और अगला यूज़ की अगर अपन बात करें, इसका अगला यूज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं, विद्युत शक्ति के संचरण में, विद्युत शक्ति के संचरण में जो तार यूज़ किए जाते हैं, संचरण में जो तार यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति के संचरण में जिन वायर्स का यूज़ किया जाता है, लाइट के वायर्स जो होते हैं, उनमें भी अपन सुपर कंडक्टर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखो, सुपर कंप्यूटर बनाने में, 10 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने में, छोटे व दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने में, स्मॉल और जिनकी मोर एफिशिएंसी होती है, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इनके तारों में भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मेमोरी स्टोरेज में, मेमोरी स्टोरेज में जितने भी हमारे पास मेमोरी कार्ड होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, उनमें भी अपन क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो 1 नंबर का छोटा सा टॉपिक है, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सुपर कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ द सुपर कंडक्टर, देन अपने पास एक मरकरी का ये बनता है, व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर इन सुपर कंडक्टर, और यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर एंड व्हाट इज़ द मेसनर इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड या अति चालकता से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसमें। अब हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी वर्किंग होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात कर रहे हैं सेल। सेल वह युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें। सेल वह युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इस युक्ति को अपन या इस डिवाइस को अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो होती है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर यदि चेंज करें तो इस तरीके की जो डिवाइस होती है, इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। मोस्टली ये सेल जो होते हैं वो 2 तरीके के सेल की अपन बात करते हैं। पहला सेल हमारे पास जो होता है वो होते हैं प्राइमरी सेल। पहले जो सेल होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। और दूसरे सेल जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं द्वितीयक सेल
या सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, या फिर इन्हें कहा जा सकता है सेकेंडरी सेल। दो तरीके के हमारे पास सेल होते हैं। पहला बोलो कौन सा? प्राइमरी सेल। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी सेल। वे प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं, दोबारा सुनो, प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिन्हें यूज करने के बाद दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी अगेन चार्ज आफ्टर यूजिंग, मतलब इनको यूज करने के बाद इनको वापस अपन क्या नहीं कर सकते? चार्ज नहीं कर सकते, खराब हो जाते हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ये आपके पास प्राइमरी सेल होते हैं। जैसे कि अपन सिंपल भाषा में बात करते हैं, घड़ी में जो अपन सेल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है सेल, अपन क्या कर देते हैं? उसको फेंक देते हैं। तो ये हमारे पास जो शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल, इसको शुष्क सेल कहते हैं, ड्राई सेल। ये ड्राई सेल हमारे पास वापस काम नहीं आता है, हमें फेंकना ही पड़ता है। इस तरीके के जो सेल होते हैं वो आपके पास प्राइमरी सेल होते हैं, और जिन्हें अपन दोबारा चार्ज कर सकते हैं बार बार। जैसे मोबाइल की बैटरी हुई आपके पास, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी हुई, इन बैटरीज को अपन क्या कर सकते हैं? यूज़ किया, यूज़ करने के बाद ये डिस्चार्ज हो गई, वापस अपन ने चार्ज किया। ऐसे जो सेल होते हैं वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, ठीक है ना। सीसा संचायक सेल की अपन बात करें, सीसा संचायक सेल ये आपके पास सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल बैटरी, ये सारे जो मोबाइल बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, ये सब सेकेंडरी सेल के अंदर आते हैं। और जबकि अपन प्राइमरी सेल की बात करें, जिनको यूज़ करने के बाद दोबारा अपन चार्ज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिपीट या दे कैन नॉट बी चार्ज अगेन आफ्टर टेकिंग द यूजिंग, दे कैन बी अगेन चार्ज आफ्टर टेकिंग द यूजिंग, मतलब जिनको यूज़ करने के बाद चार्ज कर सकते हैं सेकेंडरी सेल, यूज़ नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? प्राइमरी सेल। अब सेल की वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एक बात का तो ध्यान रखना, सेल शायद फिजिक्स से ज़्यादा आप केमिस्ट्री में पढ़े हों। दो तरीके के आपने केमिस्ट्री में सेल पढ़े होंगे, एक आपके पास है विद्युत अपघटनी सेल, और एक पढ़े होंगे आपने विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, हम जो डिस्कस करेंगे वो केवल विद्युत अपघटनी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमारे पास सेल है उनके बारे में ही अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये मेरे पास कोई भी पात्र दे रखा है, वेसल दे रखा है, ये कोई पात्र दे रखा है। इस वेसल के अंदर या इस पात्र के अंदर हम लोगों ने किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को भर लिया। ऐसे किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को मैंने इसमें भर लिया। भरने के बाद मैंने क्या किया? इसमें दो इलेक्ट्रोड को डाल दिया। ये दो इलेक्ट्रोड मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये मैंने दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दी। अब इनमें से एक इलेक्ट्रोड हमारे पास पॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रोड मेरे पास नेगेटिव होगा। जो इलेक्ट्रोड मेरे पास पॉजिटिव होता है, इस इलेक्ट्रोड को मैं बोलता हूं एनोड, और जो मेरे पास नेगेटिव होता है इसे मैं बोलता हूं कैथोड। तो इसका यदि मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इसका पोटेंशियल को मैं डिनोट कर देता हूं B प्लस से, और ये पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन 0। ये नेगेटिव है तो इसके पोटेंशियल को मैं B माइनस से लिख देता हूं, और ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए लेस देन क्या होगी? 0। मतलब जैसे मैं ऐसे लिखूं x इज ग्रेटर देन 0, तो इसको दो एक ऐसे भी तो कह सकता हूं x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और अगर इस तरीके से लिखता हूं x इज लेस देन 0, इट मीन्स इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू नेगेटिव होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर मैंने इस पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस लिया B पॉजिटिव, इसका लिया मैंने V नेगेटिव। अगर मान के चलो
इसके सिरों पर मैं किसी रजिस्टर कैपिटल आर को डिनोट कर देता हूँ। तो कैपिटल आर को डिनोट करने पर यहाँ प्लस से आपके पास चल रहा है और इस तरीके से करंट माइनस की तरफ चल रहा है, क्योंकि हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, इस तरीके से करंट फ्लो होता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, हमेशा सेल के बाहर या इस विद्युत अपघटनी सेल के बाहर हमेशा धारा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ चलेगी, जबकि करंट जो होता है, इस बात का ध्यान रखना, करंट हमेशा बंद पथ में फ्लो होता है। बंद पथ में क्लोज पाथ होना चाहिए, तभी आपके पास करंट फ्लो होता है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करंट चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ करंट ऐसे चल रहा होगा, तभी तो ये क्लोज पाथ बनेगा। तो एक चीज़ बताना, अगर सेल के अंदर की बात करते हैं तो करंट चलता है आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अपन आउटसाइड द सेल की बात करें, आउटसाइड द सेल, और एक बात करते हैं अपन इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। अगर सेल के बाहर की बात करते हैं तो हमेशा करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, जबकि इनसाइड द सेल नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। और अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, बोलो इसका विभवांतर कितना है, बी प्लस, कैसे निकालते हैं विभवांतर, वी ए बी निकालना है, वी ए माइनस बी भी निकालते ना, तो बी प्लस माइनस, और ये वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव, तो माइनस की बी माइनस, तो मैं निकालूंगा बी इज इक्वल टू बी प्लस, देन आपके पास बोलो क्या, माइनस माइनस प्लस, और ये अपने पास बी माइनस। तो ये हमारे पास विभवांतर, विद्युत विभवांतर हो गया। अगर इस सेल का विद्युत विभवांतर आपसे पूछे तो विद्युत विभवांतर V इज इक्वल टू बी प्लस प्लस आपके पास क्या हो गया, बी माइनस हो गया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है? हमेशा सेल कौन से पथ में फ्लो होता है, क्लोज पाथ में या बंद पथ में फ्लो होता है। आउटसाइड द सेल की अगर बात करें, सेल के बाहर इसकी दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, जबकि सेल के अंदर इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है ना। जब भी हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो सेल को सिंबल की फॉर्मेट में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है, जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये सेल की हमारे पास वर्किंग है। क्या लिखेंगे अपन, कोई भी पात्र या कोई वेसल लिया, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर लिया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डालें, जिनमें से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले का आपके पास पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाले का नेगेटिव होगा, बी माइनस से डिनोट कर दें। यदि इसके सिरों पर किसी रेजिस्टेंस कैपिटल आर को डिनोट कर देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन में करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इनसाइड द सेल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका V इज इक्वल टू बी प्लस प्लस कितना हो जाएगा, V माइनस। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं अपन। इस सेल से रिलेटेड 3 टर्मिनोलॉजी की बात करूँगा, ध्यान रखना। तीनों टर्मिनोलॉजी में से कोई सी भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। 3 टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, 3 टर्म्स की बात करूंगा, 3 परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा यदि बात करें अपन, सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। और थर्ड अपन बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं,
टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, शॉर्ट में अपन EMF बोलते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कैपिटल E से डिनोट करते हैं। हम 3 डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। जैसे कोई भी सेल हमारे पास दे रखा है, जैसे इस सेल की बात करते हैं, ये सेल मेरे पास दे रखा है, क्लियर है। अगर ये सेल खुले परिपथ में होता है, ओपन सर्किट में होता है, ओपन सर्किट का मतलब मैं आपको जैसे सिंपल भाषा में बात करता हूँ, यहाँ मैंने कैपिटल R को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने एक की को लगा दिया, ये लो एक की लगा दी मैंने, एक कुंजी लगा दी के। अगर मैं इस कुंजी के को ऑन करता हूँ तब तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है, और कुंजी के को हटा देता हूँ तो इस कंडीशन में आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नो करंट, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। दूसरी चीज़ आपके पास मैं ये कह सकता हूँ, ये ओपन सर्किट के अंदर है, सेल खुले परिपथ में है। सेल किस में है, खुले परिपथ में। जब सेल खुले परिपथ में होता है या सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो सेल के सिरों पर जो विभवांतर होता है, सेल के सिरों पर विभवांतर, ये सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। दोबारा सुनो, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट एंड देयर इज नो करंट, देन इलेक्ट्रिक करंट, या अपन ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। दोबारा सुनो, जब सेल खुले परिपथ में होता है, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, अगर सेल ओपन सर्किट में होता है, सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो सेल के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसे अपन सेल का EMF अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल E से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेल के विद्युत वाहक बल को अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल E से डिनोट करते हैं। एक बात ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल ऐसे बल मत सोच लेना कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर विद्युत वाहक बल है तो विभवांतर ही है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसकी यूनिट अगर पूछे तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर है। सेल की टर्मिनल वोल्ट था। अब मैं क्या करता हूँ, इस की के को ऑन कर देता हूँ। अगर मैं इस की के को ऑन करता हूँ तो इस कंडीशन में इसमें करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है तो सेल आपके पास क्लोज सर्किट के अंदर हो गया, बंद परिपथ के अंदर हो गया, क्लोज सर्किट के अंदर हो गया। अगर बंद परिपथ में होगा तो सेल के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो सेल की क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। सेल की क्या कहलाएगी, टर्मिनल वोल्टता। जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, क्लोज सर्किट में होता है, तो इस कंडीशन में सेल से जो प्रवाहित धारा होती है, या सॉरी, जब सेल बंद परिपथ में होता है या सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के सिरों पर जो आपके पास विभवांतर होता है वो सेल की क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट एंड करंट फ्लोइंग फ्रॉम इट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, दिस इज नॉन एज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। मतलब सेल यदि बंद परिपथ में होगा, धारा प्रवाहित हो रही है तो टर्मिनल वोल्टता, खुले परिपथ में है, ओपन सर्किट में है तो विद्युत वाहक बल। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसको भी किससे डिनोट करते हैं अपन, वोल्ट से। इसकी भी यूनिट वोल्ट हो। अब देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये जो सेल हमारे पास दे रखा है, विद्युत अपघटनी सेल, इसके अंदर जितने भी आयन्स होते हैं वो आयन आपस में टक्कर करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं, जिससे धारा के प्रवाह में क्या होती है, रुकावट उत्पन्न होती है, अपोज जनरेट होता है। और ये सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है इसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। Inside the cell, opposition offered by the ions, opposition offered to flow the current inside the cell, this process या this resistance is known as internal resistance।
लेकिन ये प्रोसेस ध्यान रखना कहाँ पर होगी, सेल के अंदर, इसलिए ये सेल का क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को जो डिनोट किया जाता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास 3 टर्म हुई है। ये बताओ विद्युत वाहक बल कब होगा, जब सेल खुले परिपथ में ओपन सर्किट में होगा, सेल के सिरों पर विभवांतर। जब सेल बंद परिपथ में होगा, सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। और सेल के अंदर धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है, अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो द करंट इनसाइड द सेल, दिस इज नॉन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/T इनवर्सली। आपने देखा होगा 2 टाइम की बात करते हैं, विंटर सीजन की, सर्दियों के दिनों की बात करते हैं, एक गर्मियों के दिनों की बात करते हैं, समर सीजन। सर्दियों में बताओ टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करने में अपने को, जैसे अपन किक मारते हैं सर्दियों में, तो एक बार में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, 2-3 बार किक मारोगे तो फिर अपन क्या करेंगे, वर्क कर रहे हैं, जिससे कि इंटरनल रेजिस्टेंस को डाउन किया जाता है आपसे कोई। और गर्मियों की बात करें, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। अब गर्मियों में एक किक मारो, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे गर्मियों की तुलना में सर्दियों में किसी भी कार को प्रारंभ करना ज़्यादा कठिन होता है, मोर डिफिकल्टी इज जनरेट टू स्टार्ट द कार इन विंटर सीजन, वाई। सर्दियों में किसी कार को स्टार्ट करना आपके पास कठिन होता है, इसका रीज़न दीजिए। आप इसका रीज़न दोगे, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, R प्रोपोर्शनल टू 1/T। In the winter season, the temperature is down, so internal resistance of battery is high, so there is difficulty to start the car। किसी कार को प्रारंभ करने में हमें क्या होता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या आसानी से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास 3 टर्म बहुत अच्छे, एक एक नंबर के इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, और सेल की आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होता है। क्लियर है बच्चों? अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बनता है कि ये जो आपके पास E, V, स्मॉल r, इनके बीच में यदि मैं रिलेशन निकालना चाहूँ, एक बात का बच्चों ध्यान रखना, अभी तक जो भी मैंने सेल काम में लिए थे, उन सब के इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने 0 माने थे, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने 0 माने थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, E, V और स्मॉल r में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। आई वांट टू जनरेट द रिलेशन बिटवीन द E, V, स्मॉल r। E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V टर्मिनल वोल्टेज, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में मैं संबंध निकालना चाह रहा हूँ। और कैसे निकालूंगा, देखो, ये मेरे पास सेल है जिसका विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, स्मॉल r। ध्यान रखना, वैसे मैंने सेल के बाहर दिखा रखा है, लेकिन आप ऐसे मत करना कि ये सेल के बाहर है, नो, होगा तो सेल के अंदर, लेकिन डिनोट ऐसे किया जाएगा। कहीं पर आपको ऐसे भी दे सकता है, ध्यान रखना, जैसे ये दे दिया इस तरीके से प्लस माइनस और नीचे लिख दिया स्मॉल r या 1 ओम। इसका मतलब यदि सेल के नीचे 1 ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये सेल के अंदर है। मैं एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अक्रॉस कैपिटल R मान का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ये लो, कैपिटल R मान का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। और कैपिटल R मान का जब मैंने प्रतिरोधक इसके सिरों पर कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से धारा प्रवाहित होती है, और प्लस टर्मिनल से धारा प्रवाहित होकर इस तरीके से प्रवाहित होती है। मान के चलते कितनी का धारा प्रवाहित होती है, कैपिटल I। प्लस टर्मिनल से हमारे पास धारा प्रवाहित होती है, और प्लस टर्मिनल से इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी, और माइनस टर्मिनल पर धारा पहुंच जाएगी, और प्लस टर्मिनल पर कितनी धारा प्रवाहित होती है इस बैटरी, इस सर्किट के अंदर, कैपिटल I धारा। तो एक चीज़ बताओ, जैसे यदि ये सेल खुले परिपथ में होता, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास
ये विभवांतर होता तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमोटिव। और जब करंट फ्लो हो रहा है तो अब अगर मैं नापता हूँ तो इसके सिरों पर नापो चाहे इसके सिरों पर नापो, ये तो तार ही तो है, ये कैसे भी कनेक्ट कर दूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ तो क्या मैं आर के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ओम के नियम से IR लिख सकता हूँ या नहीं। तो ये V इक्वल टू IR मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट हो रही है ये V इक्वल टू IR है। V इक्वल टू मतलब कितना है IR। और जबकि इन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r को मैंने यहाँ लगा दिया ना। अब ध्यान से सुनना, टोटल पोटेंशियल कितना है E, टोटल रेजिस्टेंस बताना, कैपिटल R तो इसका हो गया और स्मॉल r इसका हो गया। तो क्या मैं ऐसे कहूँगा ना ओम के नियम से E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्मॉल r को मान ही नहीं रहे थे और इसलिए मैं कह रहा था कि E इज इक्वल टू IR। लेकिन अब तो कैपिटल R ये हो गया, स्मॉल r ये हो गया, दोनों किस में है सीरीज में। कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r, E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब देखो R के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता, R के सिरों पर वोल्टता, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसको टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू कितनी हो गई, टर्मिनल वोल्टता हो गई V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन नंबर 1। टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया IR। एक काम करो मल्टीप्लाई करो, E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। I कैपिटल R को V से डिनोट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू B प्लस I स्मॉल r। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको V इज इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r। यहाँ भी छोड़ सकते हो, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द V, E एंड R। ये आपके पास रिलेशन। एक रिलेशन और निकालता हूँ जो कि आगे हमारे पास काम आएगा। एक काम करो V का ट्रांसफ़र करो, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, IR इज इक्वल टू E माइनस B। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। लिख सकते हैं ना, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V और नीचे अपने पास क्या हो गया I। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन, इसको कैपिटल R से मल्टीप्लाई करो, इधर फिर भी कैपिटल R से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। E माइनस V अपॉन ये हो गया IR। तो IR को क्या किससे डिनोट कर सकते हैं, V से डिनोट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। ये लो, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू, एक रिलेशन और जनरेट हो गया, E माइनस V अपॉन B इंटू कैपिटल R। बोलो कोई दिक्कत हो तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले और हुए। जैसे भी हमारे पास न्यूमेरिकल पूछा है उस तरीके से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। V इज इक्वल टू E माइनस IR बोलो, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I बोलो, या R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन B इंटू कैपिटल R बोलो। अभी बताना बच्चों, ये सेल हो रहा है अनावेशित, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। क्या प्रोसेस हो रही है बेटा, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज हो रहा है तो देखना E में से IR घट रहा है तब भी आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज कम होगी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होगा अनावेशित। अगर मान के चलो इसको मैं आवेशित करूं, जैसे सेल डिस्चार्ज हो गया, जैसे मोबाइल की बैटरी को अपन चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, चार्ज करें, तो चार्जिंग के अंदर क्या प्रोसेस होगी। तो एक चीज़ बताओ, अगर बैटरी के अंदर बात करें तो जब डिस्चार्ज होता है तब तो बाहर निकलती है, और जब चार्ज करेंगे तो करंट इसके अंदर जाना चाहिए। अंदर जाना चाहिए तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पहले I की डायरेक्शन ऐसे थी, अब I की डायरेक्शन ऐसे हो गई अंदर की तरफ। तो इसमें अपन अगर वैल्यू लिखें आवेशित, तो V इज इक्वल टू E माइनस I की वैल्यू माइनस I स्मॉल r। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E माइनस माइनस प्लस I स्मॉल r। ये लो, अब बोलना जब आवेशित करोगे तो E के अंदर IR को जोड़ने तब भी आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा है किससे, कैपिटल E से। ये लो, टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगी कैपिटल E से। तो ध्यान रखना, ये एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास, दे भी रखा है बुक में, क्या टर्मिनल वोल्टेज कभी सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा हो सकती है क्या, ठीक है। इट मे बी
मतलब क्या ज़्यादा हो सकती है कि आप कहोगे ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस अगर सेल को आवेशित किया जाता है इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा रहेगी, बाकी डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हमेशा टर्मिनल वोल्टेज कम रहेगी। और इस रिलेशन को याद रखोगे, V इज इक्वल टू बोलो कितना, E माइनस आई आर। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।